नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग इस वर्ष 2026 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए आज का ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें आज का जो क्लास होगा वो क्लास क्रमांक 16वां रहेगा और आज की क्लास का जो विषय रहेगा वो शिक्षण अभिरुचि रहेगा, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैराथन क्लास आप लोगों का 7 रहने वाला है। तो देखो, आप लोगों का क्लास क्रमांक 15वां में ना लगभग 20 प्रश्न करा दिया था। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करा दिया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना वो वर्तमान में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उसी पैटर्न पर आधारित ये जो क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी के डेट में आ रहे हैं। और आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो इसी प्रकार से पूछे जाने वाले हैं। मतलब यह है कि कम से कम ना 80% तक की आप लोगों का जो कूट में प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं। तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। ये मत कहना कि सर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ आया था, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी आया था, ये आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, पहले से आपको बता दे रहा हूँ। प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में तो 70% कूट में पूछा गया था जी। आप लोगों के एग्जाम में लगभग 80% जो कूट में प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। और क्या करना है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। अभी से ये डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि मेरे को किस विषय को पहले सॉल्व करना है, किस विषय को बाद में सॉल्व करना है। ये आप लोग पहले से डिसाइड कर लीजिए, तभी आप लोग बेहतर तरीके से टाइम जो मैनेजमेंट है ना वो कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है, आप लोग सोच करके नहीं जाओगे ना तो क्या होता है, आप लोगों के मन में ये आएगा कि मैं हिंदी को सॉल्व कर लूँ, इंग्लिश को सॉल्व कर लूँ या कोई और विषय को सॉल्व कर लूँ। ये आप लोगों के मन में सवाल आते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, पहले से ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को ना हिंदी को पहले सॉल्व करना है या शिक्षण अभिरुचि को करना है या रीजनिंग को करना है। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। और एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना, अदरवाइज़ दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट करने में। तो ये खास तौर से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोग क्या करना, पासिंग जो नंबर है ना उस प्रश्न को पहले सॉल्व करना। जो आप लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हुए चलना, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो भी बचते हुए रहे, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर अब फोकस करते हैं। तो आप लोगों का ना प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये भी आप लोगों का कूट आधारित अधिकतर जो प्रश्न है वो रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए बिना किसी देरी के। पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है। जे करके दिया है, बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। के करके दिया है, बच्चे जन्म से ही वयस्कों जैसे सोच रखते हैं। एल करके दिया है, सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है। और एम करके दिया है, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया का विकास सोच को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुने करके दिया है, ऑप्शन ए केवल जे और एम, ऑप्शन बी केवल के और एम, ऑप्शन सी जे के और एम, या ऑप्शन डी जे और एल। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। और देखो, आप लोगों को ना सबसे पहले ये लेना है कि बच्चों की सोच किस प्रकार से होता है। ये आप लोगों को पॉजिटिव टाइप से जो ऑप्शन है ना उसको लेना है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है ना जे के एल एम करके आप लोगों को कूट में दिया जाएगा और आप लोगों को ABCD करके अलग अलग ना आप लोगों को बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। तो अभी से ऐसे प्रैक्टिस करते चलिए। और क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जे और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषताएं कौन सी है। तो पियाजे आप लोगों का ना जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक है वो जीन पियाजे है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, तो उसमें बच्चों की ना सोच के ऊपर क्या है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उसका विकास कैसे होता है, तो उनकी विशेषताओं को दिया गया है। और इसमें जो करेक्ट होगा ना वो सबसे पहले जे हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। अनुभव का मतलब ये होता है कि एक परिवार का ना जिस प्रकार से उसका पारिवारिक माहौल होगा, वातावरण होगा, उसके अनुसार बच्चे जो है उसका व्यवहार निर्धारित होता है और उसका जो ज्ञान है ना वो निर्मित होता है। तो ये इसमें जे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो करेक्ट होगा वो एल हो जाएगा, सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है। क्या, तो सोच का जो विकास होता है ना वो क्रमिक चरणों में होता है, ये इसमें करेक्ट
हो जाएगा। सोच का विकास क्रमिक चरण कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो क्रम बाय क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप ना, चरणों दर चरण ना वो सोचते रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने परिवार का माहौल होता है उसके अनुसार, जैसा माहौल मिलता है उसके अनुसार उसका जो सोच है ना वो विकसित होते जाता है चरण बाई चरण। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखो प्रश्न क्रमांक 21 में जो करेक्ट आंसर होगा ना वो जे हो जाएगा और एल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। के कैसे गलत होगा ये जान लो। बच्चे जन्म से ही वयस्कों जैसे सोच रखते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ, दुनिया का कोई भी जो बालक है वो क्या जन्म से ही वयस्कों जैसा सोच रखेगा क्या? जिस प्रकार से वयस्क मैच्योर होते हैं वैसी मैच्योरिटी पूर्वक सोच पाएगा क्या? नहीं सोच सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा एम कैसे गलत होगा। भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया का विकास सोच को प्रभावित करता है। तो भाषा अपने अपने आप में अलग अलग होता है और सामाजिक अंतःक्रिया अलग अलग होता है, तो सभी का सोच को प्रभावित कैसे करेगा। जीतू पियाजे के अनुसार ये भी गलत हो जाएगा। केवल करेक्ट होगा वो जे करेक्ट हो जाएगा और उसके अलावा एल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से कूट आधारित जो प्रश्न है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए करके कॉलम 1 और कॉलम दे दिया है। कॉलम 1 में देखो पालन पोषण शैली दिया है और कॉलम बी में ना मतलब कॉलम दूसरा में परिणाम दिया है। ए को पढ़िए लगातार स्नेही और मार्गदर्शन, बी करके दिया है कठोर दंड, सी करके दिया है कोई नियम या सीमाएं नहीं और डी करके दिया है नियमों की तार्किक व्याख्या दिया है। उसके अलावा परिणाम दिया है, पहला करके दिया है कम आत्मनियंत्रण, दूसरा दिया है भय आधारित नैतिक तर्क, तीसरा दिया है आंतरिकृत नैतिक मूल्य और चौथा दिया है उच्च भावात्मक सुरक्षा दिया है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुने बोला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं कि सर ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो देखो आप लोगों ने डीलेट के एग्ज़ाम में देखा ना कि किस प्रकार से अलग अलग जो सिलेबस से बाहर है वो भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इसको भी आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है ताकि आसपास से ना सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछे तो बना पाओ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में ना क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं, मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला ए को पढ़िए लगातार स्नेही मार्गदर्शन। तो लगातार स्नेही मार्गदर्शन जो है ना वो जो होगा वो उच्च भावात्मक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा बी करके दिया है कठोर दंड। तो कठोर दंड जो होगा ना वो दूसरा आ जाएगा भय आधारित नैतिक तर्क होगा। कठोर दंड मिलेगा तो क्या होगा, भय लगेगा ना जी, डर लगेगा, तो ये भय आधारित आ जाएगा। उसके अलावा सी को देखो कोई नियम या सीमाएं नहीं। तो कोई नियम या सीमाएं नहीं मतलब क्या होगा, कम आत्मनियंत्रण हो जाएगा। क्या? तो कम आत्मनियंत्रण इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा चौथा जो डी आएगा नियमों की तार्किक व्याख्या। तो नियमों की तार्किक व्याख्या जो होगा वो आंतरिकृत नैतिक मूल्य हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, एकदम रटना मत, केवल एक बार सरसरी निगाहों से इसे पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अलग अलग थ्योरी दिया है और उसको ना आपको अरेंज करना है, मतलब मिलाते हुए चलना है। पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, ऐसे। तो सबसे पहला के को पढ़ो सुरक्षा आवश्यकताएं, दूसरा पढ़ो एल को जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, एम करके दिया है अपनापन और प्रेम की आवश्यकताएं और एन करके दिया है आत्मबोध और ओ करके दिया है सम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखो ऐसे प्रश्नों को आपको पहले ही बताया था कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को यहाँ पर रखो और सोचो कि मेरे को पहले क्या नीड है, दूसरा में क्या नीड है, तीसरा में क्या नीड है, चौथा में क्या नीड है। अगर ये समझ जाओगे तो आराम से आप लोग बना सकते हो। तो इसीलिए आप लोग ना क्या किया करो, खुद से आंसर लेने की कोशिश किया करो, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसको आपको अरेंज करना था और इसको पहले से किसी भी प्रकार से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं था, मतलब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, पहला जो आएगा वो जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएँ आ जाएगा। ये सेम टू सेम आप लोगों का जो पिछला क्लास में प्रश्न पढ़ा था सेम वैसे ही प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएँ
जाएगा। तो आपके जीवित रहने के लिए, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ सबसे पहले आपके जीवित रहने के लिए और आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एल जो है वो पहला में आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो सुरक्षा की आवश्यकता, ये दूसरा हो जाएगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता होगा ना, कि मेरे को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, मेरा को सुरक्षा मिले, तो ये दूसरा आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो अपनापन और प्रेम की आवश्यकता, इसमें तीसरा आ जाएगा। तो ये तीसरा ध्यान रखना है, परिवार की, फैमिली के आप लोगों का आएगा ना, जी हाँ, तो ये होगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो सम्मान की आवश्यकता हो जाएगा। आपका फैमिली मिल जाएगा, आपको मान के चलो आपका समाज फैमिली मिल जाएगा, तो आपको फिर सम्मान प्राप्त करना होगा ना जी, सम्मान की आवश्यकता होगा। और उसके अलावा अंतिम में जो होगा वो आत्मबोध आ जाएगा इसमें पाँचवा में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक को जानते हैं ना, देखो जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताओं को, तो एल पहला आएगा। तो एल देखो किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, और किसी में है क्या, नहीं है। तो ए को करेक्ट ले लेते ऐसे क्वेश्चन को, है ना। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलना है ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 24वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 करके दिया है और कॉलम 2 अलग अलग दिया है। कॉलम 1 में संवेदी गामक अवस्था, बी करके दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी करके दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी करके दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके अलावा कॉलम दूसरा में पहला करके दिया है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, दूसरा नवजात अवस्था, तीसरा प्रारंभिक शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था और चौथा प्रारंभिक अवस्था एवं पूर्व किशोरावस्था। तो आपको इसे सीक्वेंस में जमाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और इसे आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ, आपके मैराथन क्लास में भी आ चुका है। उसके अलावा आपके पहला जो थ्योरी क्लास है, एमसीक्यू क्लास है, उसमें भी ला चुका हूँ। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है इसको। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो एक तरफ अपना कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है और इसमें अलग अलग जो जीन प्याजे के अलग अलग अवस्था है ना उसको रखा गया है। तो सबसे पहला एक को देखो संवेदी गामक अवस्था, और इसे ही संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होगा ना वो सबसे पहला स्टेज में आ जाएगा, नवजात अवस्था में आ जाएगा। आपको बताया था ना कि संवेदी पेशी अवस्था की उम्र क्या होता है, तो वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है। आपको बताया था ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होगा ना वो इसमें तीसरा आ जाएगा, प्रारंभिक एवं शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था आ जाएगा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का इसका उम्र क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की इसका उम्र रखा गया है। उसके अलावा सी करके दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आएगा वो प्रारंभिक अवस्था और पूर्व किशोरावस्था आ जाएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की इसका उम्र को रखा गया है। उसके अलावा डी करके दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो आएगा ना वो किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था आ जाएगा। और इसका जो उम्र है ना वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की होगा, या 11 वर्ष से अधिक मान सकते हो। तो ये आप लोगों को बताया था ना, तो ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आराम से आप लोगों को बन जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। और केवल एक को जानते हैं ना इसमें, तो आराम से ये प्रश्न भी बन जाता। कैसे, तो देखो पहला मान के चलो ए आपको पता है, संवेदी गामक अवस्था आपको पता है कि इसका जो आंसर है ना वो नवजात अवस्था होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको बताया था ना कि संवेदी पेशी अवस्था की उम्र 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की है। तो 0 से 2 वर्ष तक की कौन सा बालक आएगा, नवजात ही ना होगा, जी हाँ। तो अगर ए का दूसरा ले लेते तो देखो ए का दूसरा किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी ए का दूसरा है। और किसी ऑप्शन में है क्या, देखो इसमें नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को केवल लेते और चले जाते। तो ऐसे आप लोगों का टाइम बचेगा। ऐसे आप लोग अगर कि ना स्मार्ट तरीके से आंसर लोगे तो सारे को ढूंढते मत रहो। सबसे पहले आपको पता चलता है ना कि मैं आप देखता हूँ ना कि ए का दूसरा होगा, तो ए का दूसरा ये ले लेते और ढूंढते डायरेक्ट ए का दूसरा इसमें है और किसी में है क्या। अगर किसी और में होता तो फिर ऑप्शन बी को ढूंढते, इसका मिलाते, नहीं है तो बी को लेकर के आगे बढ़ जाओ ना जी, टाइम बचेगा ऐसे ही। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक
क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो कौन से ऐसे कारक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता, आपको ये बताना है। देखो ये जो ऑप्शन दिया ना विकल्प में, ये नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। इसको मत लेना। केवल ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन सी राजनीतिक कारक या ऑप्शन डी भौतिक कारक। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को लेना है, ये वाला नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है ना, वो राजनीतिक कारक हो जाएगा। ये बताओ पॉलिटिक्स से किसी भी प्रकार के बालकों को प्रभावित पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। उसके अलावा जैविक कारक, उसके खान पान जो पालन पोषण है वो प्रभावित करता है बालकों को। उसके अलावा सामाजिक कारक, उसको वो जो जिस समाज में रहता है वो भी बालकों को प्रभावित करता है। भौतिक कारक, जिस वातावरण में वो रहेगा, मतलब जिस घर में रहेगा, जैसा उसका ना सुविधा मिलेगा उसके अनुसार भी उनको प्रभावित पड़ता है ना। लेकिन राजनीति जो है ना वो केवल प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमोडिस्टल विकास, ऑप्शन बी सिफेलोकॉडल विकास, ऑप्शन सी प्रतिवर्त आधारित विकास या ऑप्शन डी भावनात्मक नियंत्रण। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमोडिस्टल विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगलियों के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? मान के चलो एक छोटा सा बालक है और वो ना पेन से कुछ लिखना चाहता है और अपना जो उंगली है ना और उसका जो कलाई है तो उस पर समन्वय स्थापित करता है ताकि वो पेन को पकड़ सके और उसमें कुछ लिख सके, जो कागज़ वगैरह उसमें। तो इस प्रकार की जो विकास है वो कौन से विकास के अंतर्गत आएगा? तो वो प्रोक्सिमोडिस्टल विकास के अंतर्गत आएगा। और प्रोक्सिमोडिस्टल विकास क्या होता है आप लोगों को पहले बताया हूँ, याद करिए। प्रोक्सिमोडिस्टल विकास जो होता है ना उसमें क्या होता है, बालकों का जो विकास होता है ना वो सबसे पहले उसके केंद्र भाग का होता है, मतलब उसका जो हृदय होता है, उसका हार्ट जो होता है ना, उसका धड़कन होता है, तो वहाँ पर उसका पहले विकास होता है। और उसके बाद फिर उसके शरीर के जो बाह्य अंग होंगे ना, बाहरी जो अंग होगा है ना, तो वैसे धीरे धीरे वो फैलता है, विकास जो है वो इस प्रकार से बढ़ता है। सबसे पहले प्रोक्सिमोडिस्टल विकास में क्या होता है, बालकों का जो विकास है वो केंद्र भाग का पहले होगा और उसका विकास होने के बाद ना फिर शरीर के बाह्य जो अंग होगा ना, जैसे हाथ पैर, तो उस और धीरे धीरे फैलता है, तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल आ जाएगा। अब हाथ पैर तक की उसका जो विकास है फैलेगा तो वो क्या करेगा, जो बालक है वो कलाई और उंगलियों पे समन्वय स्थापित करेगा और उसका विकास होगा, तो ये प्रोक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आएगा। अब सिफेलोकॉडल विकास क्या होता है ये भी जान लो। सिफेलोकॉडल विकास में क्या होता है, बालक का ना सबसे पहले जो विकास होता है उसका जो सिर होता है ना, उसका जो मस्तिष्क होता है उसका विकास पहले होता है और उसके विकास होने के बाद ना फिर उसका जो विकास है ना आगे करके नीचे की ओर आता है, मतलब पैर की ना जो उंगलियां है ना उस तरफ आगे बढ़ता है, तो ये सिफेलोकॉडल विकास होता है। अगर आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना तो जो बालक होते हैं ना, नवजात बालक, उसका जो विकास है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है प्रोक्सिमोडिस्टल विकास आता है। प्रोक्सिमोडिस्टल विकास में क्या होता है, बालकों की जो केंद्र भाग होता है, जो धड़कन होता है ना, तो वहाँ का विकास पहले होता है, उसके बाद फिर बाह्य अंग का विकास होता है। तो इस प्रकार से विकास की जो दर है वो चलता है पहला वाला। उसके अलावा दूसरा जो विकास होगा ना वो सिफेलोकॉडल विकास होगा। इसमें क्या होता है, बालकों के सिर का विकास पहले होता है और उसका विकास होने के बाद ना शरीर के ना जो अन्य अंग है नीचे की ओर जो विकास है ना वो बढ़ता है। तो इस प्रकार की विकास को ना सिफेलोकॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है दोनों को। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल इसको केंद्राधोमुखी विकास भी बोलते हैं हिंदी में, और उसके अलावा प्रोक्सिमोडिस्टल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके अलावा सिफेलोकॉडल अंग्रेजी में बोलते हैं और इसको हिंदी में शिरस्त्रधोमुखी विकास भी बोलते हैं। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, तो संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या शामिल है आपको ये बताना है।
जे विकेंद्रीकरण, के वस्तु स्थायित्व, एल तर्कयुक्त चिंतन और एम परागमनात्मक चिंतन। उसके अलावा सही विकल्प चुने करके बोला है। पहला दिया है ए करके केवल एम और एल, ऑप्शन बी दिया है जे के एम और एल, ऑप्शन सी दिया है केवल के एम और एल। तो आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये चारों के चारों जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल है, तो इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण आ जाएगा, उसके अलावा वस्तु स्थायित्व आ जाएगा, उसके अलावा तर्कयुक्त चिंतन आ जाएगा और उसके अलावा परागमनात्मक चिंतन भी आ जाएगा। तो ये चारों के चारों ना संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा छोटा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सुमेलित करके सही उत्तर चुने। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया, थार्नडाइक के कुछ सिद्धांत दिया है। तो एक तरफ अवस्था दिया और दूसरा तरफ लक्षण दिया है। ए करके दिया है तत्परता का नियम, बी करके दिया है अभ्यास का नियम, सी करके दिया है प्रभाव का नियम और डी करके दिया है बहु अनुक्रिया का नियम। उसके अलावा लक्षण करके कॉलम दूसरा में दिया है। पहला को देखो, किसी कार्य को दोहराने से अधिगम स्वाध्यायी होती है। दूसरा करके दिया है जब बच्चा किसी कार्य के लिए तैयार हो जाता है जल्दी सीखता है। तीसरा दिया है नई समस्या आने पर व्यक्ति तब प्रतिक्रियाएं करता है जब तक वो सफल ना हो। और चौथा दिया है संतोषजनक परिणामों से सीखना सुदृढ़ होता है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सुमेलित करना है सही आंसर को। कॉलम 1 में देखो अवस्था दिया और कॉलम बी में लक्षण दिया है। तो सबसे पहले आप लोग याद करो, आपको ना थार्नडाइक के तीनों सिद्धांत के बारे में बताया था ना कि तत्परता का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है और प्रभाव का नियम क्या होता है। तो चलिए मिलाते हैं उसी प्रकार से। ए करके दिया है तत्परता का नियम, तो तत्परता का नियम किस में आएगा? तो तत्परता का नियम जो है ना वो दूसरा में आ जाएगा। जब बच्चा किसी कार्य के लिए तैयार हो तो जल्दी सीखता है, तो ये तत्परता का नियम कहलाता है, तुरंत वाला। उसके अलावा बी करके दिया है, उसको देखो अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम किस में आएगा? तो वो पहला में आ जाएगा। किसी कार्य को दोहराने से अधिक स्थायी होता है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी कार्य को दोहराने से अधिगम स्थायी होता है। कार्य को दोहराओगे मतलब क्या करोगे? अभ्यास करोगे। दोहराना, दोहरा दोहरा कर आप अभ्यास करते हो ना, तो ये इसमें आ जाएगा। सी को देखो प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम किस में आएगा? तो ये आएगा संतोषजनक परिणाम से सीखना सुदृढ़ होता है, तो ये प्रभाव का नियम आ जाएगा। उसके अलावा डी बहु अनुक्रिया का नियम, तो ये जो होगा ना वो नई समस्या आने पर व्यक्ति तब तक ही प्रतिक्रियाएं करता है जब तक सफल ना हो, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आपको थार्नडाइक के जो तीनों सिद्धांत है उसको पढ़ा दिया था इसीलिए, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने पढ़ा नहीं हूँ सर, ऐसे आप लोगों को नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निर्देश करके दिया है, इसमें आपको ना एस करके कथन दिया है और आर करके कारण दिया है। तो सबसे पहले कथन एस को पढ़िए। बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। या ऑप्शन डी, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोग सबसे पहले ना कथन एस को पढ़ो। बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। मतलब बच्चों को ना अगर ना करके सीखने के लिए दिया जाए, उसके अनुभव के माध्यम से उसको सीखने के लिए दिया जाए, कोई भी चीज़ जब एक शिक्षक पढ़ाता है तब बालकों को उसमें शामिल किया जाए एक्टिविटी के माध्यम से, तो सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर दिया है, जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनको संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। बच्चे किसी भी कार्य को करेंगे ना और सक्रिय रूप से उसमें शामिल होंगे, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से हो, कथन कारण के माध्यम से हो, मतलब उसका जो कहानी कथन के माध्यम से वो शामिल हो, तब वे सक्रिय रूप से सीख पाते हैं क्योंकि उनको करके सीखने का मौका मिलता है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों जो है ना कथन है और कारण आर एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं, तो इसीलिए ए जो है ना ऑप्शन नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। जीवन की मिथ्य परिपक्वता अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी वयस्कावस्था। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीवन की मिथ्या परिपक्वता है। मिथ्या मतलब झूठा, परिपक्वता झूठा, मेच्योरिटी बोला है जी। तो झूठा जो परिपक्वता होगा ना मिथ्या, तो वो किशोरावस्था आ जाएगा। किशोरावस्था में अनेक जो बालक है वो मिथ्या प्रकृति से मतलब झूठा तरीके से अपने आप को परिपक्व मानते हैं ना, मतलब मेच्योर मानते हैं और सही है, हमेशा डिसीजन लेंगे ये सोचते हैं। लेकिन क्या वो हमेशा सही होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए जीवन की मिथ्या परिपक्वता जो माना जाता है वो किशोरावस्था को माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था और कल आप लोगों का ना एक और क्लास ला दूंगा अच्छा वाला, जो इसमें ना इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।